शुभा का बाप तो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था। मालूम हुआ कि शुभा की माता फौत हो चुकी है। इसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। मैं इजाज़त लेकर जाने लगा तो शुभा के बाप ने कहा, शुभा बेटी, पांडे जी को भोजन खिलाए बगैर मत जाने देना। मैंने बहुत इनकार किया, मगर शुभा मुझे किचन में ले गई, जहां इसने फर्श पर चटाई बिछाकर मेरे सामने भोजन परोस दिया। कांसी की थाली में 3 कांसी की प्यालियां रखी थी। एक में आलू की भुजिया, दूसरी में बैंगन का भरता और तीसरी में दही था। साथ चावल और 3 फुलके और पानी भी रखा था। मैं खाना खाने लगा। शुभा मुझसे बातें करने लगी। इसने मेरे बारे में मजीद पूछा कि मैं आश्रम में कब तक ठहरूंगा और पीछे क्या क्या करता था। मैं बोला मैं इससे कब बताने वाला था। लड़की वैसे मुझे पसंद थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मामला इतना ही था कि कैसे कोई मफरूर कैदी जेल तोड़कर भागने और थोड़ी देर के लिए किसी महफूज जगह पर पहुंचकर दम लेने को रुके और वहां खुले हुए मोतियों के किसी फूल को सूंघकर खुश हो जाए और फिर आगे भागना शुरू करते। मैंने शुभा को बस इतना ही बताया कि मैं बड़ौदा का हूं और बीए करने के बाद गांधी भगत बन गया और अब आश्रम की यात्रा के लिए आया हूं। शुभा एफए करने के बाद घर में बैठी थी और अगले वर्ष इसका ब्याह होने वाला था। मैं खाना खाने के बाद उठा तो शुभा दरवाजे तक आई और बोली, पांडे जी, फिर भी जरूर पधारिएगा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आप मेरे लिए देवता समान हैं। आपने मेरे पिताजी को नया जीवन दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं वापस आश्रम में आया। मेरे मनके के चर्चे जगह जगह हो रहे थे। हर कोई मुझसे मनका देखने की फरमाइश करने लगा। मैंने सबको मनका दिखाया। सब ही मेरे गर्विदा हो गए थे। अब मेरे लिए वहां से चले जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं लोगों की नज़रों में आ चुका था। मैंने शाम का देरा होते ही आश्रम से चले जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन कुदरत एक और ही प्रोग्राम पहले से तरतीब दे चुकी थी। दोपहर के बाद आश्रम से निकलकर कोने वाले क्वार्टर के करीब से गुजर रहा था कि एक वर्कर जिसका नाम साठे था मुझे प्रणाम किया और कहा, योगी महाराज, हमें भी कहीं शाम का मनका ला दें। मैं मुस्कुराकर आगे चल दिया। मेरा इरादा शोभा के घर जाकर अपनी जानब से इसके हाथ की बनी हुई आखिरी बार चाय पीने का था। अभी मैं शोभा के घर की तरफ जाती पगडंडी पर कदम ही रखा होगा कि पीछे से जीप की आवाज आई। मैंने घूम कर देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये एक फौजी जीप थी। इसमें से 3 फौजी बाहर निकले। मैं तेज तेज कदमों से शोभा के घर की तरफ चलने लगा। शोभा के क्वार्टर वाली गली में दाखिल होते हुए मैंने पलट कर देखा तो एक फौजी दूर खड़ा कांग्रेसी वर्कर साठे से बात कर रहा था। वो इसे कोई अखबार दिखा रहा था। शायद अखबार में मेरी फोटो छपी हुई थी। मैं भाग नहीं सकता था। भागने का कोई फायदा नहीं था। मैं जल्दी से एक क्वार्टर की दीवार के पीछे हो गया और सर थोड़ा सा बाहर निकालकर आश्रम की तरफ देखा। बदबख्त कांग्रेसी वर्कर कस्बे की तरफ इशारा कर रहा था। फौजी ने अपने जवानों को पुकारा और सब जीप लेकर कस्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास कोई वक्त नहीं था। एक तरफ से मैं गिरफ्तार हो चुका था। भागता हूं तो पीछे से आती एक गोली मुझे हमेशा की नींद सुलाने के लिए काफी थी। आखिर मैंने फैसला किया कि जारहियत के साथ मुकाबला और फिर या फतह या आबरूमंदाना मौत। मैं लपक कर शोभा के घर में दाखिल हो गया। शोभा अपने बाप के लिए ट्रे में चाय की प्याली रखे ले जा रही थी। मुझे देखकर खुश होकर बोली, पांडे जी, आप पधारिए। मैं अपने जज्बाती हिजान को छुपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराया और बोला, बस चाय पीने आ गया हूँ शोभा देवी। मैं बार बार बाहर वाले दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरी घबराहट का शोभा को भी कुछ अंदाजा हो गया था। वो कुछ बुखला सी गई और फिर बोली, अंदर आ जाइए पिताजी, अंदर ही हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इतने में फौजी जीप एकदम गली में दाखिल हुई और शोभा के क्वार्टर के गेट के आगे आकर रुक गई। अगली सीट पर वही कांग्रेसी वर्कर साठे बैठा था। फौजी छलांगे लगाकर बाहर कूदे तो मैंने क्वार्टर की राहदारी का दरवाजा बंद कर दिया। अब शोभा घबरा गई। मैंने इसे कहा, अंदर चली जाओ। मेरा लहजा इतना गुस्सीला था। शोभा शशदर थी, घबरा कर अंदर को भागी। इतने में फौजी बूटों की मदम मदम दम दम करती आवाजें दरवाजे की तरफ बढ़ी।
मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दी और खुद दरवाजे की पट के साथ लगकर दम साधे खड़ा हो गया। शुभा अपने पिताजी के कमरे के अध खुले दरवाजे सहमी हुई आंखों से मुझे देख रही थी। मैं अब मंगल पांडे नहीं था, बल्कि एक सरफरोश कमांडो था जिसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जो एक भूखे आदमखोर शेर की तरह दुश्मन पर झपटने को बेताब था। इंडियन फौजी जवान ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजे का दूसरा पर धड़क से खुल गया। स्टेन गन तानने अंदर दाखिल हुआ ही था कि मैंने पूरी ताकत से अपने पांव का ठुड्डा इतनी उजलत में इसकी नाफ के नीचे मारा कि वह आवाज निकाले बगैर मुंह के बल राहदारी में गिर पड़ा। मैंने लपक कर इसकी स्टेन गन कब्जे में कर ली। भारतीय फौजी फर्श पर सिफर का हिंसा बनाते हुए दोहरा पड़ा था। वो बेहोश हो चुका था। अगर इसकी चीख निकलती तो बाहर वाले फौजी फौरन इसकी मदद को आ जाते, मगर ये सब कुछ खामोशी और शायद 2 सेकंड के अंदर हो गया। बाहर वाले फौजी क्वार्टर के दरवाजे के सामने स्टीन गनों का रुख मकान की तरफ किए चाकू चबंद खड़े थे। तीसरे सेकंड में मैंने एकदम से दरवाजे में आकर बाहर इंडियन फौजियों पर फायरिंग खोल दी। अगरचा वो पूरी तरह होशियार थे, मगर इन्हें इस अचानक हमले की हरकत तो नहीं थी। गोलियों की बौछार सीधी इन पर जाकर पड़ी। फासला ज्यादा नहीं था, तीनों फौजी वही ढेर हो गए। आसपास के क्वार्टरों में शोर उठा। लोगों ने खिड़कियां धड़ाक धड़ाक बंद कर दी। मैं 2-3 छलांगे लगाकर जेब में घुस गया और इससे स्टार्ट करके इतनी जोर से पीछे घुमाया कि टायरों की चीखें निकल गई। स्टीन गन मैंने साथ वाली सीट पर फेंक दी थी और जीप को एक मशाक ड्राइवर की तरह तेज रफ्तार से छोटे छोटे घड़ों में से उछालता कच्ची सड़क की तरफ बड़े आश्रम के सामने से जनाटे के साथ गुजरा तो बरामदे में कुछ गांधी भगत मुंह खोले खड़े कस्बा साबरती में के मकानों की तरफ देख रहे थे, क्योंकि फायरिंग की आवाज इधर से ही आई थी। इन्होंने मुझे जीप भगा कर ले जाते देखा तो आंखें फाड़े देखते ही रह गए, मगर अब मुझे इनकी परवाह नहीं थी। मुझे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाने की फिक्र थी। ये तलख हकीकत भी मेरी पेश नजर थी कि मैं फौजी जीप में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकूंगा। एक कांग्रेसी खदर पोश को फौजी जीप चलाते देखकर रास्ते में कोई भी मिलिट्री पुलिस की जीप मेरे पीछे लग सकती थी और वो वायरलेस पर आगे चेक पोस्ट को खबरदार कर सकती थी। ये बड़ी गनीमत हुई थी कि मैंने चारों फौजियों को ढेर कर दिया था। अगर इनमें से एक भी जिंदा होता तो वो मेरे फरार की इतला आगे दे सकता था। यूं मुझे कम से कम 15-20 मिनट का वक्फा मिल गया था। इतने मुख्तर वक्त में मैं ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। मेरी जीप बहुत जल्द अहमदाबाद जाने वाली सड़क पर आई। पक्की सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार मैंने तेज कर दी। चंद कोस तक सड़क बिल्कुल सीधी चली गई। सामने से आते मुझे कुछ ट्रक, 1-2 सरकारी बसें मिली। फौजी गाड़ी अभी तक कोई नहीं मिली थी। सड़क आगे जाकर बाएं जानब घूम गई। यहाँ सड़क के दोनों जानब दरख्त थे। दाएं बाएं दूर दूर कहीं कहीं कारखानों की लंबी चिमनियां नजर आने लगी थीं। मैं अहमदाबाद शहर के मज़ाफ़ात में पहुंच गया था। अब मेरे लिए चारों तरफ खतरा ही खतरा था। मुझे फौजी जीप से छुटकारा हासिल करना था, क्योंकि ये मुझे आगे किसी जगह भी पकड़वा सकती थी। मैंने जीप को कच्चे पर उतार दिया। वहां से एक रास्ता दरख्तों में से होता दाएं जानब दूर किसी कारखाने की तरफ जाता था। जीप की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। इधर उधर खेतों की बजाय सूखी घास का वीरान मैदान था, जहां गड्ढे और खड्डे थे। मैं जीप को एक गड्ढे के किनारे पर ले आया। मैं जल्दी से जीप से उतरा और कुछ सोचे समझे बगैर जोर लगाकर गड्ढे में धकेल दिया। जीप ने एक कलाबाजी खाई और गड्ढे में गिरते ही उलट गई। इसके पहिए भी अभी तक घूम रहे थे। मैं थोड़ा सा झुककर कारखाने की चिमनी की तरफ भागने लगा। कुछ दूर झुके झुके भागने के बाद मैं एक नाले की मुंडेर पर से उतरकर सीधा हो गया। मेरी दोनों जानब नाले की ऊपर को उड़ती हुई दीवारें थीं। इस नाले के ऐन वस्त में कारखाने के कीमियाई पानी की छोटी सी नाली बह रही थी। मैंने अब पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। नाला बाईं तरफ को घूमा तो सामने कारखाने की दीवार आ गई, जिसके अंदर लगे एक सीमेंट की कशादा पाइप में से गंदा पानी नाले में गिर रहा था। अब मैंने दौड़ना बंद कर दिया और एक तरफ पांव के बल बैठकर अपने सांस को दुरुस्त करने लगा। 2-3 मिनट तक वहीं दबका बैठा रहा। जब मेरा सांस नॉर्मल हुआ तो चढ़ाई चढ़कर नाले से बाहर निकल आया। सामने निगाह डाली तो एक छोटी सी ग्राउंड के पार क्वार्टरों की 2 कतारें चली गई थी। बाईं तरफ कुछ फासले पर कारखाने का बड़ा गेट था, जिसके बाहर 2 ट्रक एक जानब खड़े थे।
मजदूर इनमें बड़ी बड़ी गांठें लाद रहे थे। मैं क्वार्टरों के दरमियान से गुजरने लगा। मेरे खद्दर के कांग्रेसी लिबास से किसी को हरगिज शक नहीं पड़ सकता था कि मैं मफरूर गैर मुल्की जासूस हूं, लेकिन साबरमती आश्रम वाले मेरे हुलिये से खूब वाकिफ थे। शुभा और उसका पिताजी भी मिलिट्री पुलिस को मेरा हुलिया बता सकते थे। इस पसे मंजर से मेरा हुलिया मेरा दुश्मन था। इसके बावजूद अभी थोड़ा सा वक्त मेरे पास बाकी था। अभी मिलिट्री पुलिस वाले साबरमती आश्रम नहीं पहुंचे होंगे, मगर इस बात का इम्कान भी था कि आश्रम वाले और कस्बे के लोगों ने अपने फौजियों को हलाकत के बारे में पुलिस को फोन पर इतला कर दी हो और शहरी पुलिस भी मेरी तलाश में निकल खड़ी हो। सिविलियन पुलिस ने मिलिट्री पुलिस को खबर कर दी हो और यूं भारतीय फौजी पुलिस की गाड़ियां चंद सानियों में गर्दिश में आने वाली हों। मेरा टारगेट अब अहमदाबाद के मुज़ाफ़ात में पुराने तालाब के किनारे वाले अपने एजेंट का क्वार्टर था, जहां मैं किसी न किसी तरह पहुंचना चाहता था। अहमदाबाद मेरा देखा बाला शहर था और मैं अपने एजेंट के क्वार्टर को जाने वाली तमाम रास्तों से वाकिफ था। दूर अहमदाबाद शहर के बाहर की बुलंद इमारतें मुझे दोपहर की धूप में साफ नजर आने लगी थी। मुझे एक ट्रक कारखाने के दरवाजे से निकलकर अपनी तरफ आता नजर आया। मैं क्वार्टरों के दरमियान वाली गली से अब बाहर छोटी कच्ची सड़क पर आ गया था। ट्रक करीब आया तो मैंने इसे हाथ का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने एक खद्दरपोश गांधी भगत को देखकर ट्रक खड़ा कर दिया और गुजराती में कहा, महाशय जी, मैं रानीवाड़ा जा रहा हूँ। रानीवाड़ा एक सनती कस्बा था जो अहमदाबाद के जनूब मशरकी जानब इस इलाके में वाक़या था, जहां से मेरे एजेंट का क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बड़ी मीठी और लजाजत भरी जुबान में कहा, महाराज, मुझे भी रानीवाड़ा ही जाना है। ड्राइवर ने हाथ से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पीछे चढ़कर ट्रक में बैठ जाएं। मैं ट्रक के पीछे बड़ी बड़ी गांठों के दरमियान छुप कर बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। यह बड़ी खुशाइंद बात थी कि ट्रक का रुख अहमदाबाद वाली शहरा की जानब नहीं था। वहां मेरे लिए बेपनाह खतरात थे। मैं समझता हूं कि कुदरत की तरफ से हो रहा था। ट्रक बाईं जानब एक कच्चे रास्ते पर पड़ गया। ये ट्रक कारखाने से माल लाद कर रानीवाड़ा की तरफ जा रहा था। इस तरह मेरे लिए खतरा कम था, फिर भी पूरी तरह चौकस होकर बैठा था और बाहर निगाह रखे हुए था कि पीछे से कोई फौजी या पुलिस की जीप तो मेरे ताक़ुब में नहीं आ रही। ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी क्योंकि सड़क खराब थी। ट्रक को रानीवाड़ा के संती कस्बे में पहुंचने में 20-25 मिनट लग गए। इस वक्त तक जाहिर है पुलिस और फौज के सिपाही मेरी तलाश में आसपास के इलाके में फैल चुकी थी। रानीवाड़ा एक बड़ा कस्बा था और यहाँ से शहर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए इस कस्बे में शहर की सारी अलामतें मौजूद थी। यहाँ टेलीफोन के खंबे भी नजर आए। इसका मतलब है कि यहाँ की पुलिस चौकी भी मेरे बारे में खबरदार कर दिया होगा। ट्रक के रुकते ही मैं फौरन बाहर कूदा और ट्रक ड्राइवर का शुक्रिया अदा किए बगैर ही मैंने अपने एजेंट के क्वार्टर की तरफ तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मैं आबादी से दूर रहकर चल रहा था। आखिर मुझे इस पुराने तालाब की घाट पर बनी हुई बारादरी नजर आई, जिसके करीब ही हमारे एजेंट दादाबाई का छोटा सा गैराज और क्वार्टर था। दिन का वक्त था। इस वक्त एजेंट के गैराज में दूसरे लोग भी मौजूद हो सकते थे और मैं चाहता था इनकी नजरें बचाकर अपने एजेंट से मुलाकात करूं। अपने एजेंट का क्वार्टर अब बिल्कुल सामने था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं महफूज हालत में वहां तक पहुंच गया हूं। मैंने पीपल के एक दरख्त के पीछे खड़े होकर अपने एजेंट के क्वार्टर वाले गैराज को देखा। मुझे अपना एजेंट दिखाई ना दिया। बाहर एक पुरानी मोटर के पास एक लड़का बैठा कार के दरवाजे को जमीन पर रखे रेती से रगड़ रहा था। मैं वहां ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता था। पीछे से होकर चलता हुआ क्वार्टर के आकर में आ गया। क्वार्टर की पिछली खिड़की खुली थी और इसकी सलाखों के पास अंदर की जानब एक गोल डब्बा रखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खिड़की के पास आया और फिर एक तरफ झांक कर देखा। मुझे अपने एजेंट को देखकर बेइंतहा खुशी हुई। वो दीवार की अलमारी का पट खोले इसमें कुछ निकाल रहा था। मैंने आहिस्ता से अपने कोड का खुफिया जुमला दोहराया। अपने एजेंट को जैसे एक झटका सा लगा। इसने तेजी से पलट कर देखा। इस आंखों में एक ऐसी चमक थी, ये चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने मुझे कांग्रेसी लिबास में भी पहचान लिया था। वो सलाखों के पास आकर आहिस्ता से बोला, खिड़की के नीचे बैठे रहो, यहां से हिलना मत। वो खिड़की बंद करके चला गया। मैं खिड़की के नीचे दीवार के साथ लगकर अकड़ू बैठ गया। मुझे अपने एजेंट की आवाज सुनाई दी। वो अपने मुलाजम लड़के को किसी काम से भेज रहा था।
मैं चुप गुमसुम बैठा सोच रहा था कि यहाँ अपने एजेंट के पास कोई ज़्यादा महफूज नहीं रहूँगा। पुलिस और फौज के जवान यहाँ भी मेरी खोज में आ सकते हैं और यूं मैं अपने एजेंट के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता हूँ। इतने में मेरे ऊपर खिड़की के पट खुलने की आवाज़ आई। फिर मेरे ऊपर गिरवे रंग की चादर गिरी। एजेंट ने आहिस्ता से कहा, इसे अच्छी तरह से ओढ़कर क्वार्टर में आ जाओ। शायद ये इसलिए था कि कोई मुझे कांग्रेसी लिबास में क्वार्टर में दाखिल होते ना देखे। मैंने अपने जिस्म पर गिर चादर लपेटी और दीवार के साथ चलता हुआ गिराज के सामने से निकलकर क्वार्टर में दाखिल हो गया। जो ही मैं क्वार्टर के कमरे में दाखिल हुआ, एजेंट दादाबाई ने दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी और बोला, वो लोग कहाँ हैं? इसका मतलब पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन से था, जिनको फरार करवा कर मुझे अपने एजेंट के पास लाना था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में तमाम अहम जजायत के साथ जब इससे अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वो एकदम से उठा और बाहर चला गया। वो दरवाजा बंद कर गया था। मैं लकड़ी के तहत पर ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में चमड़े का एक थैला था। इस थैले में मोटर के इंजन मरम्मत करने के चंद एक औजार और पुराने चीथड़े भरे हुए थे। मुझसे कोई बात किए बगैर कोने वाली अलमारी खोलकर इसने पुरानी पतलून और कमीज निकालकर मेरी तरफ फेंकी और बोला, इसे फौरन पहन लो। मैं कपड़े बदलने लगा। इसने मेरे माथे पर से तिलक की 3 लकीरें मिटा दी और कोने में पड़े एक डब्बे में से थोड़ी सी कालिक हथेली पर रखी। मेरे चेहरे, गर्दन और हाथ पर जगह जगह मल दी। अब मैं गांधी भगत कांग्रेसी वर्कर की बजाय एक मोटर मैकेनिक बन चुका था। ये सारा काम 2-4 मिनट में हो गया था। इसने मेरे कपड़ों को एक लिफाफे में डाला और बोला, तुम यही ठहरो, मैं इन्हें बाहर आग लगा कर आता हूँ। मेरा हुलिया वाकई एक मोटर मैकेनिक का बन गया था। मेरे पाँव में अब चप्पल की जगह अपने एजेंट के पुराने बूट थे। सुधा रंगनी का मनका मैं अपनी जेब रखना नहीं भूला था। वो अंदर आया और बोला, औजारों के थैले को कंधे से लटका लो और यहाँ से निकलकर क्वार्टर के पीछे जो इमली का पेड़ है वहां मेरा इंतजार करो। मैंने ऐसा ही किया। क्वार्टर के अकब में इमली के गंजान दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। मुझे यहाँ से क्वार्टर का सेहन नजर नहीं आ रहा था। सेहन से निकलते वक्त मैंने कोने में पानी के पंप के पास एक तरफ टीन के डब्बे से धुआं निकलते देखा था। ये मेरे कांग्रेसी कपड़े जल रहे थे।